नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला प्रावी आईवीएफ कानपुर से। तो अभी तक हमने बात कर ली आईवीएफ, प्री आईवीएफ, आईवीएफ के दौरान, पोस्ट आईवीएफ। अभी मेरा स्ट्रेस रहेगा इस वीडियो में पोस्ट आईवीएफ। हमने आज एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, आज एक्चुअली में हमने किए 3 ट्रांसफर। हमने आज एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। अब हम पेशेंट को क्या एडवाइस दे रहे हैं? हमने पेशेंट से बोला कि आप 1-2 घंटे रेस्ट करो, फिर अपना घर जा सकते हो। उसके बाद में कुछ उसको सपोर्ट के लिए इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन के, कुछ खाने के लिए मेडिसिन और कुछ नीचे वजाइनल जेल लगाने के लिए। तो वो भी ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए इंजेक्शन और जेल्स होते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर हमने क्लीवेज स्टेज डे 3 पे ट्रांसफ़र किया है तो 2 हफ्ते की दवाइयाँ। अगर हमने डे 5 पे ट्रांसफ़र किया है, जो कि ज़्यादातर प्रावी आईवीएफ में 90 to 95% ट्रांसफ़र डे 5 ही होते हैं, तो उस केस में 10 दिन या 11 दिन की मेडिसिन को देनी पड़ती है। 10-11 दिन की मेडिसिन का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11-12 हज़ार रुपये के आसपास आता है, जो कि जनरली आईवीएफ के पैकेज में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके के केस में अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है कि उसको कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। योगा वगैरह या तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना और भारी पानी की बाल्टी उठाना, कपड़े धोना, झुक के पोछा लगाना, ज़मीन पे पलथी मार के बैठ जाना, लॉन्ग टर्म के लिए किचन में खड़े रहना, ये सारी चीज़ें कुछ अवॉइड करनी होती है। अदरवाइज वो चाहे तो खाना भी बना सकती है, अपने काम भी सारे कर सकती है आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको इंडियन स्टाइल वाली लैट्रिन में नहीं जाना है, वेस्टर्न वाली में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं। इन केस कभी कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसको डॉक्टर से डिस्कस करके आप उसके लिए दवाई वगैरह ले सकते हो। इसमें जो चीज़ नहीं करनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाहर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे लूज मोशन लगता है। लूज मोशन लगते हैं, मोटिलिटी गटकी बढ़ती है, ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है प्रेगनेंसी को। दूसरा, ज़्यादा बाहर का खाने से या ज़्यादा ठंडा गर्म आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें अनयूजुअली, जो आप यूजुअली नहीं करते हो, अनयूजुअल कोई चीज़ मत करो, क्योंकि उससे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो सकता है और अगेन ये आपको प्रेगनेंसी कैरी करने में प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ फल जैसे पपीता, अनानास या बहुत अत्यधिक मात्रा में कॉफ़ी, चाय, ये सब गट मोटिलिटी बढ़ाती हैं। तो अबॉर्टिफेशिएंट्स बोलते हैं इन लोग को। तो ये सब शरीफा, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो वो हम अपने पूरे उसमें चार्ट में लिख के देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको घर पे कभी भी बैठना है, अपना सोफे पे, पलंग पे, कुर्सी पे, तख्त पे, बेड पे, ऐसी जगह पे बैठो। ज़मीन पे बैठना अवॉइड करो। टहलना ज़रूरी है, टहलोगे सर्कुलेशन ठीक रहेगा। लिक्विड इनटेक बहुत अच्छा करना चाहिए। दूध पीना है आपको, पानी अच्छा पीना है और नारियल पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते करते, अच्छा एक चीज़ और, इन केस अगर आपको कुछ लगता है कि स्पॉट आया ब्लड का, या आपको लगता है कुछ ब्लीडिंग टाइप का हो रहा है या कुछ निकल टाइप कर रहा है, आपको रेडिश या ब्राउनिश स्पॉट दिखा, तो वो घबराना नहीं, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेस्ट के पहले भी ब्लीडिंग आ जाती है, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लेट जाओ, तकिए के नीचे, पैर के नीचे तकिया रख लो या बेड के नीचे ईंट लगा लो, सीधा लेट करके अपने डॉक्टर से बात कर लो। उसके लिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं टनेक्टमिक एसिड वगैरह के, अदरवाइज कुछ मेडिसिन होती हैं डोफेस्टॉन वगैरह, वो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लो, मतलब डबल डोज में। वो जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसके हिसाब से ही आप, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इवेंट इस तरीके का नहीं होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका हो गया और उसमें आपको डे 5 ट्रांसफ़र किया गया और 11वें दिन आपका एग्ज़ाम है, मतलब बीटा एससीजी का टेस्ट है। अब बीटा एससीजी का रिपोर्ट, जैसे हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं, जो कितना सपोर्ट देने के बाद बीटा एससीजी मस्ट बी अबव 100। अगर 100, 150, 200, 500 इस तरीके से अगर बीटा एससीजी की रेंज आ रही है, मतलब भगवान ने हम दोनों लोगों की सुन ली है, पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी आ गई।
अब प्रेगनेंसी आ गई तो अगला क्या होगा? अगला ये होगा कि ये बीटा एचसीजी हम 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद रिपीट कराएंगे। जनरली ये देखा गया है कि 48 आवर्स के बाद जो पहला बीटा एचसीजी होता है उसका 66% राइज सेकेंड बीटा एचसीजी में मिलता है, तो एक अंदाज़ा लगता है कि आगे प्रेगनेंसी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बीटा एचसीजी पहला बीटा एचसीजी 250 आया है तो दूसरा बीटा एचसीजी 450 या 500 के आसपास आएगा, तो इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक अंदाजा लगता है। यही बीटा एचसीजी जब एक हफ्ते के बाद 1000 या 2000 क्रॉस कर लेता है तब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी कर सकते हो, जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ 2 लाइनें आ गई तो प्रेगनेंसी है। उसके एक हफ्ते बाद यानी पहले बीटा एचसीजी से 2 हफ्ते बाद आपका पहला अल्ट्रासाउंड होगा। इस अल्ट्रासाउंड में हमको ये पता लग जाएगा कि हमारी प्रेगनेंसी स्वस्थ है कि नहीं, ट्विंस है कि सिंगल है। हमारी प्रेगनेंसी में जितने भी बच्चे अंदर है या बच्चा अंदर है उसका हार्ट बीट कितना है। आप एज ए मदर पहली बार बच्चे की हार्ट बीट सुनते हो ट्रांसफर के 4 हफ्ते बाद, उसमें लिखा होता है 6 हफ्ते, बिकॉज वो काउंट करते हैं मेंस्ट्रुएशन से, जो कि आपको ट्रांसफर के 2 हफ्ते पहले हो चुका होता है। तो ट्रांसफर के 4 हफ्ते के बाद पहला अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमको प्रेगनेंसी की वेलबींग पता लग जाता है, फीटल वेलबींग जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, अब 10वें हफ्ते में भी आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, 12वें में भी करा सकते हो, 14वें में भी करा सकते हो। जनरली मंथली एक बार आपका अल्ट्रासाउंड जरूर होगा। और ये जो सपोर्ट की मेडिसिन चल रही होती हैं ये 8 से 10 हफ्ते आते आते धीरे धीरे कम होने लगती हैं और 3 महीने खत्म होने के बाद 12 हफ्ते खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। फिर आपका कैल्शियम प्रोटीन पाउडर ये सब आपको सपोर्ट के लिए चलता रहता है। इन द मीन टाइम क्योंकि ये हमारी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, आईवीएफ के द्वारा आई है, जिसमें हम सब लोगों ने एज ए टीम काम किया है, तो हम प्रिकॉशंस रखते हैं और कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट भी कराते हैं। कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, जिसमें ट्रिपल मार्कर क्वाड्रुपल टेस्ट और उसके बाद आगे जाकर फीटल इको वगैरह डॉपलर्स वगैरह कई सारे, मतलब आप एक तरीके से हम उसको एज ए प्रीशियस प्रेगनेंसी ही ट्रीट करते हैं और जो भी उसके लिए रिकमेंडेड टेस्ट है वो कराते हैं। हमारा टारगेट होता है कि 36 वीक तक आप इस प्रेगनेंसी को आराम से ले जाओ। बीच में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और उसका ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग, कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इक्लेम्सिया की तरफ कोई पेशेंट ना जाए, ये सब कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हुए हम लोग को अपने 9 महीने कंप्लीट करने होते हैं। 9 महीने अगर अनइवेंटफुल निकल गए तो आराम से आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आईवीएफ के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो। अगर कोई भी इवेंट आपको नहीं लग रहा है, जो भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी आपका आईवीएफ कंसल्टेंट है, उसके कंसल्टेशन में आप एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी प्रयास कर सकते हो। हमारे यहाँ कई सारे सिंगल जो जिनको प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल ही डिलीवर हो जाते हैं, अगर टर्म तक उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही ट्विंस डिलीवरी तक नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि हम अवॉइड कर रहे थे नॉर्मल ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा इवेंट बना था कि उसमें हमारे पास इसके अलावा कोई दोनों ठीक है, दोनों बच्चे भी ठीक है और माँ भी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने बताया आपको पॉजिटिव कि हम अगर हमारी प्रेगनेंसी आ जाती है तो हमको क्या क्या करना चाहिए या आपके साथ क्या क्या हो। अच्छा, दूसरा एक साइड हो सकता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10वें 11वें दिन हमने देखा हमारा बीटा एचसीजी 15, 20, 25 इस तरह से आया, मतलब साफ है हमारा बीटा एचसीजी 100 से ऊपर नहीं आया तो प्रेगनेंसी के आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, हमारी प्रेगनेंसी नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज आईवीएफ कभी भी 100% गारंटी लेकर कोई नहीं करता। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में 100% गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो इम्प्लांटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। अब हमको एज ए टीम समझना होता है कि वो प्रॉब्लम क्या है, उससे बेटर हम और क्या कर सकते हैं, रादर देन ब्लेमिंग एनी डॉक्टर या ब्लेमिंग योर सेल्फ, या आप खुद को दोष देना शुरू कर दो या आप डॉक्टर को दोष देना शुरू कर दो कि हमने तो यार सब कुछ लगा दिया, हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया।
फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई। तो इस दुख की घड़ी में आपको वो चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आईवीएफ एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आईवीएफ में कभी भी कोई क्लेम नहीं करता कि आपकी प्रेगनेंसी 100% हम ले ही आएंगे। आपको प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास गए थे और उसने आपको बेस्ट वे बताने की कोशिश करी थी, जिसमें हम सब एग्री किए थे कि हाँ चलो हम आईवीएफ के माध्यम से एक प्रयास करते हैं, इसमें हमारी प्रेगनेंसी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कुछ नहीं करते तो भी कुछ नहीं होता। एटलीस्ट यू ट्राइड, आपने आईवीएफ के लिए आगे बढ़े, आपने आईवीएफ कराया, नहीं आया रिजल्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब जब नहीं आया रिजल्ट तो हम और क्या कर सकते हैं? आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर बैठो और देखो कि अगर आपका डे 3 ट्रांसफर हुआ तो नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में हम डे 5 ट्रांसफर करें। अगर आपका फ्रेश ट्रांसफर हो गया और अंडे स्वयं के लिए गए हैं तो नेक्स्ट साइकिल में हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बच गए थे और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो अभी भी फ्रीज रखे हुए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फ्रीजिंग अगर आपने कराई है तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हो, तो हम सेकेंड एफईटी साइकिल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है। इस बीच में अगर ऐसा लगता है कि किसी न किसी इन्फेक्शन या फैलोपियन ट्यूब में पानी भरा होने की वजह से या यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं आई, हम लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी ट्राई कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम एफर्ट करें तो हम अपने रिजल्ट के आने की संभावना को और बढ़ा दें। तो दोस्तों ध्यान रखो, जब भी आईवीएफ नेगेटिव हो तो कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि उसके पेशेंट का नुकसान हो। तो इसलिए कूल माइंड से इस चीज़ को सोच के चलो कि इन केस अगर आईवीएफ फेल होता है तो उसमें किसी भी डॉक्टर के अपने पार्ट से गलती नहीं होती है, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव लाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, आपको पॉजिटिव लाने के लिए ही बैठा है। तो सबसे पहली चीज़, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आईवीएफ कराने से पहले हर एक स्टेप को अच्छी तरह से समझ लो, उसको लिख कर देते हैं, उसमें साइन करवाते हैं, और ये अच्छी तरह से अलग से कंसेंट होता है कि आईवीएफ के प्रोसेस में 100% की गारंटी नहीं होती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ दोस्तों समझना है। हम अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम नेगेटिव आ जाते हैं तो हमने कोई एग्ज़ाम देना था, हमने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया ख़त्म हो गई। हम उस एग्ज़ाम में दोबारा से अपीयर कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना चाहिए। और कभी कभी क्या इस एंग्जाइटी में ही हम फेल हो जाते हैं कि हम तो फेल हो जाएंगे, हम तो फेल हो जाएंगे, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो हमें अपने अंदर पूरी तरीके से सारे डाउट्स को क्लियर करके एट माइंड लेवल हमको अपने डॉक्टर से अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने जरूरी हैं बिफोर प्रोसीडिंग फॉर आईवीएफ। जब हम अपने दिमाग में क्लियर होंगे और हम पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे तो कई बार चीज़ें नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बिकॉज आईवीएफ के सक्सेस होने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका आईवीएफ किया जाए सारे के सारे लोग पॉजिटिव हो जाएं। तो आईवीएफ पॉजिटिव हो गया उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है, आईवीएफ नेगेटिव हो गया उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है। अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो 8417084446 पर मुझसे बात करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आपका आईवीएफ सफल हो, लेकिन आईवीएफ में 100% की गारंटी सफलता की नहीं होती है। थैंक यू।